अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। आज के इस नए टॉपिक के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंटर वार्स पीरियड, वर्ल्ड वार टू, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड हिस्ट्री ऑफ यूरोप। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम देखेंगे कि जो इंटर वार्स पीरियड है फ्राम 1918 टू 1939, इंटरनेशनल हिस्ट्री के अंदर और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसके इख्तिताम से लेकर दूसरी जंग अज़ीम के आगाज़ तक का जो दौर है उसको इंटर वार्स पीरियड कहा जाता है। यानी इंटर वार्स पीरियड जो है डेट स्टार्ट्स फ्राम द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार सेकंड एंड एंड्स एट द टाइम ऑफ व्हेन द वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्टेड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम इंटर वार्स पीरियड और उसके बाद के जो वाक़यात हैं उनके ऊपर बात करेंगे। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच, और गुज़िश्ता वीडियोस की तरह इस वीडियो के ऊपर भी जो है आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा, ताकि हम आपके फ़ीडबैक को मद्देनज़र रखकर अपनी नई वीडियोस जो हैं वो तैयार कर सकें। आइए देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर जो है कौन कौन से अहम मौज़ूआत शामिल हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ the 20th century, the interwar period lasted from 11 November 1918 to 1st September 1939, the end of the World War First to the beginning of the World War Second। तो जो इंटर वार्स पीरियड है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके मीनिंग्स क्या हैं। इंटर वार्स पीरियड जो है द हिस्ट्री ऑफ द 20th century, the interwar periods lasted from 11 November 1918। 11 नवंबर 1918 को जो है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसका बाकायदा तौर पे इख्तिताम होता है, उसका बाकायदा तौर पे एंड होता है। तो जिस दिन से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसका ख़ात्मा होता है और उसके बाद जिस दिन सेकंड वर्ल्ड वार जो है शुरू होती है, तो ये जो ड्यूरेशन है फ्राम द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड टू द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड वार सेकंड, तो ये जो इरा है 1918 से लेकर 1939 तक का जो है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर और इंटरनेशनल हिस्ट्री के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर जो है इसको इंटर वार्स पीरियड का नाम दिया जाता है। और द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड वार सेकंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो क्या कहती है। Dear students, what was the most important event of the interwars period? The Japanese invasion of Manchuria। तो इंटरवार्स पीरियड जो है जैसा कि मैंने आपको क्लियर किया कि ये टाइम जो है ये 1918 से शुरू होता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होती है, और 1939 को जो है इसका ख़ात्मा होता है जब सेकंड वर्ल्ड वार शुरू होती है। इस दौरान अगरचे बहुत सारे वाक़यात रूनुमा हुए और हर वाक़या जो है उसने किसी न किसी शक्ल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसकी राह हमवार की। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार की राह हमवार करने में जिन वाक़यात ने अहम किरदार अदा किया या ख़तरनाक किरदार अदा किया, उसमें जापान की तरफ से मंचूरिया पर जो हमला था उसकी वजह से भी उसमें शिद्दत पैदा हुई। तो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ द इंटर वार्स पीरियड? द आंसर इज़ द जापानीज़ इन्वेजन ऑफ मंचूरिया। तो जापान ने जब मंचूरिया के ऊपर अटैक किया तो उससे जो है वो इंटर वार्स का जो पीरियड है उसके अंदर शिद्दत पैदा हुई और सेकंड वर्ल्ड वार जो है उसकी राह जो है वो हमवार हुई। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टॉपिक है। व्हाट आर द टॉप 10 मूवमेंट्स इवेंट्स ऑफ द इंटर वार पीरियड? जैसा कि अभी मैंने कहा कि इंटर वार्स पीरियड जो है उसके दौरान बहुत सारे अहम वाक़यात रूनुमा हुए जिसकी वजह से जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसकी राह हमवार हुई। तो कौन कौन से वाक़यात हैं, या वैसे जनरली जो है बात की जाए तो कौन से अहम वाक़यात रूनुमा हुए इंटर वार्स पीरियड के अंदर जो है आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है सबसे अहम काम जो हुआ था वो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन जो है डेट वाज एस्टेब्लिश इन 1920। तो 1920 को जो है 1918 को फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होती है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स होता है
लाइट फोर्सेस के दरमियान और सेंट्रल पावर्स के दरमियान, और उसके फ़ौरन बाद जो है उसी की बुनियाद के ऊपर जो है लीग ऑफ नेशन जो है उसकी बुनियाद रखी जाती है। तो आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाक़या हुआ वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन। और लीग ऑफ नेशन के क़याम में जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने जो है उसमें सेंट्रल रोल जो था वो अदा किया था। लेकिन ये भी आप याद रखिएगा कि लीग ऑफ नेशन के अंदर जो है अगरचे अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन जो है उसका सेंट्रल रोल था, मरकज़ी किरदार था, लेकिन अमेरिका बज़ाते ख़ुद जो है वो उस लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बना था। तो इससे लीग ऑफ नेशन जो है उसको अपने आगाज़ से जो है नाकामी का सामना करना पड़ गया। दूसरा क्या है 1924 के अंदर जो है, ये 1920 के अंदर हुआ और 1924 के अंदर जो है डेव्स प्लान जो था वो सामने आया था। नेक्स्ट है 1925 के अंदर लोकार्नो पैक्ट जो है उसके ऊपर साइन होते हैं। और नेक्स्ट है 1925 के अंदर ही जो है बेनिटो मुसोलिनी जो है वो इटली के अंदर जो है एक फाशिस्ट डिक्टेटर के तौर पे जो है वो सामने आता है, और उसने जो है वो बड़ी जारहाना पॉलिसी जो थी इख्तियार की, और इटालियन नेशनलिज्म को जो है उसने प्रमोट किया और रेसिज्म को जो है उसने प्रमोट किया। और इस तरह जो है मुसोलिनी का इटली के अंदर बरसर-ए-इक़्तिदार आना और उसकी फाशिस्ट पार्टी का बरसर-ए-इक़्तिदार आना आलमी सियासत के अंदर जो है उसने शिद्दत पसंदी जो है, जो जारहियत पसंदी जो है उसको जो है वो प्रमोट किया था, और सेकंड वर्ल्ड वार जो है उसकी बाकायदा तौर पे उसने तैयारी शुरू की थी। नेक्स्ट है 1928 के अंदर जो है एक और पैक्ट होता है जिसको केलॉग ब्रांड पैक्ट कहा जाता है। तो ये केलॉग ब्रांड पैक्ट जो है ये 1928 के अंदर साइन होता है। नेक्स्ट है जापान इन्वेटेड मंचूरिया। तो 1931 के अंदर जो है जापान ने जो है वो मंचूरिया के ऊपर हमला किया। इसको इंटर वार्स पीरियड का इंतहाई अहम जो है इंसिडेंट जो है वो शुमार किया जाता है। नेक्स्ट है जर्मनी जो है वो रीऑक्युपाइड द रेहिनलैंड। तो रेहिनलैंड का जो इलाका था जर्मनी उसने दोबारा उसके ऊपर जो है काबूज हो चुका था, और उस वक्त जर्मनी ने भी जो है हिटलर की जो है वो हुकूमत कायम हो चुकी थी और नाज़ी पार्टी जो है आ चुकी थी और उसने अपनी डिक्टेटरशिप जो है वो कायम कर ली थी। तो इटली के अंदर मुसोलिनी का बरसर-ए-इक़्तिदार आना और जर्मनी के अंदर जो है हिटलर जैसे शख्स का बरसर-ए-इक़्तिदार आना जो है, और इन फिर दोनों का अपनी डिक्टेटरशिप कायम कर लेना जो है, ये जो है वो इंटर वार्स पीरियड के दो अहम वाक़यात हैं जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार के लिए जो है हालात को साजगार किया, और सेकंड वर्ल्ड वार की राह जो थी हमवार करने में इन दोनों ये जो लीडर थे इन्होंने बड़ा मनफी किरदार अदा किया था। तो ये वो बुनियादी वाक़यात हैं जो इंटर वार्स पीरियड्स के दरमियान जो है वो रूनुमा होते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हु वर द डिक्टेटर्स ऑफ द इंटर वार्स पीरियड्स। तो इंटर वार्स पीरियड जो है उसके अंदर जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि मुसोलिनी जो है वो भी बरसर-ए-इक़्तिदार आया जो कि एक डिक्टेटर था, हिटलर की हुकूमत कायम होगी। तो इसके अलावा भी जो है इंटर वार्स पीरियड के अंदर जो है मुख्तलिफ डिक्टेटरशिप्स कायम हुई। वो कौन कौन सी डिक्टेटरशिप्स थी? वो जोसेफ स्टालिन जो है ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ USSR, वो भी चूँकि है एक डिक्टेटर था, और जोसेफ स्टालिन जो है उसकी डिक्टेटरशिप जो थी उसने भी जो है देखें, एक जनरल बात है कि जो डिक्टेटर्स होते हैं वो जो है वो चूँकि आल इन आल होते हैं, वो पावरफुल होते हैं, और वो उमूमन जो डिक्टेटरशिप्स होती हैं वो जंग को पसंद करती हैं। तो चूँकि इस दौर के अंदर जो है बड़ी ताकतवर डिक्टेटरशिप्स कायम हुई, बड़ी बड़ी रियासतों के अंदर डिक्टेटरशिप्स कायम हुई थी, और जिससे जो है आलमी सियासत के अंदर जो है बेचैनी पैदा हुई, और आने वाले वक्त के अंदर जो है एक और जंग की बड़ी जंग की जो है जिसको वर्ल्ड वार कहा जाता है उसकी तैयारी जो थी वो सामने आने लगी। तो जोसेफ स्टालिन जो है ही वाज फ्राम USSR, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ USSR। तो उसके बाद जो है अडोल्फ हिटलर जो है वो उसको सब लोग जानते हैं, तो ये भी डिक्टेटर था। बेनिटो मुसोलिनी जो है जिसका तल्लुक़ इटली के साथ था, ये भी जो है वो है। हिरोहितो जो है वो जापान से उसका तल्लुक़ था, और फिर हिडेको ताजो जो है ये वो शख्सियात थी जिन्होंने अब इस दौर के अंदर जो है इंटर वार पीरियड के अंदर जो है अपनी अपनी रियासतों के अंदर जो है इंतहाई ताकतवर और बाअसर जो है डिक्टेटरशिप्स कायम कर रखी थी। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हाट वर द 4 मेन डिक्टेटर्स ऑफ द वर्ल्ड वार
वर्ल्ड वार टू। तो वर्ल्ड वार टू के अंदर जो है वो जो 4 डिक्टेटर्स हैं जिन्होंने वाकया ही अगर कहा जाए कि अगर इन मुल्कों के अंदर जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम होता तो शायद आलमी सियासत जो है वो सेकंड वर्ल्ड वार की तरफ ना जाती। लेकिन ये जो 4 डिक्टेटर्स थे इन्होंने जो है आलमी सियासत के अंदर एक ऐसा हिजान पैदा किया जिसने जो है जिसकी वजह से दूसरी जंग अज़ीम जो है उसके आसार जो थे बड़ी तेज़ी के साथ जो थे वो नमूदार होने लगे। उसमें नंबर 1 है जोसेफ स्टालिन, ही वाज सोवियत यूनियन और प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन था। और नेक्स्ट है अडोल्फ हिटलर, वो जर्मनी से था। और इसके अलावा जो है बेनिटो मुसोलिनी जो है ही वाज फ्राम इटली। और एम्परर हिरोहितो जो है ही वाज फ्राम जापान। तो ये 4 बड़ी डिक्टेटरशिप थी और ये चारों जो हैं ये इम्पीरियलिस्ट भी थी, यानी ये सिर्फ डिक्टेटर्स नहीं थे, ये इम्पीरियलिस्ट भी थे। और इन्हीं इम्पीरियलिस्ट स्टेट्स के ख़िलाफ़ जो है अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम था वो जो है जंग लड़ रहे थे। उसमें मास्वे ये जो यूएसएसआर है, स्टालिन जो है ये तो अलाइड फोर्सेस के साथ था, अमेरिका और बरतानिया के साथ था। लेकिन बाकी जो डिक्टेटर्स थे, यानी आप यूँ समझ लें कि रशिया को अगर निकाल दिया जाए तो सेकंड वर्ल्ड वार जो है ये डेमोक्रेटिक रियासतों के दरमियान और ऐसी रियासतों के दरमियान जो इम्पीरियलिस्ट थी या जहाँ पे डिक्टेटरशिप थी उनके दरमियान जंग हुई। तो गोया ये जंग जो है डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेटिक सिस्टम के दरमियान जंग थी, जिसमें जो डेमोक्रेटिक्स थे उनको फतह हासिल हुई। यूएसएसआर जो है वाद रियासत थी जहाँ पे स्टालिन जो है उसकी डिक्टेटरशिप थी और वो कम्युनिस्ट डिक्टेटर था। और वो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थे जिसमें बरतानिया शामिल है, फ्रांस शामिल है और अमेरिका जैसी रियासतें शामिल थीं, वो उनको जो है बड़ी रियासतों को सपोर्ट कर रही थी। तो बाकी जो चाइना है उसको उस वक्त इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल नहीं थी। तो गोया ये बड़ी जो पावर्स थी उसमें एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान और दूसरी तरफ जो है बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका शामिल थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और इसमें लास्ट पॉइंट भी देखिएगा कि ये जो 4 मुल्क हैं जहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, तो सुप्रीम मिलिट्री कमांडर्स ये जो 4 लोग थे, जोसेफ स्टालिन, अडोल्फ हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी और एम्परर हिरोहितो जो हैं ये ना सिर्फ डिक्टेटर थे, इम्पीरियलिस्ट थे, हेड ऑफ़ द स्टेट भी थे, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी थे, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी अपनी रियासतों की मुसल्लह फ़ौज के चीफ़ कमांडर भी थे। तो वो चीफ़ कमांडर भी थे, उन्हें जंग लड़ने के लिए किसी से मशवरे की ज़रूरत नहीं थी, किसी के हुक्म के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें खुद डिसाइड करना होता था। यही वजह है कि जब जो है ये लोग डिसाइड करते थे तो इनसे जो है इनके फ़ैसलों के अंदर जो है ज़्यादा शिद्दत होती थी। जबकि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो है जो मिलिट्री कमांडर्स होते हैं उन्होंने जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उससे उसके हुक्म के ऊपर जंग लड़ना होती है, तो इन्हें किसी के हुक्म की ज़रूरत जो थी वो नहीं थी। जी नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज हिटलर्स एलिस। तो हिटलर जो है जर्मनी से जिसका तल्लक था और उस जंग का जो है वो यूँ समझे कि एक सेंट्रल प्लेयर था सेकंड वर्ल्ड वार का। तो उसमें उसके बाकी जो इत्तेहादी कौन थे हिटलर के साथ और कौन कौन सी रियासतें थी। 3 प्रिंसिपल पार्टनर्स ऑफ हिटलर वार जर्मनी से तो वो खुद था और दूसरे नंबर पे इटली है, तीसरे नंबर पे जापान है। तो ये 3 ताकतें जो हैं ये एक्सिस पावर्स कहलाती थी। एक्सिस पावर्स के अंदर जर्मनी, इटली और जापान ये मेजर पावर्स थी। बाकी इनके साथ जो रियासतें थीं वो जुज़वी तौर पे शामिल थीं, लेकिन जो मेजर रोल था वो इन्हीं 3 पावर्स का था। जापान इतनी बड़ी ताकत थी कि उसने अमेरिका के ऊपर जो है बरह रास्त अटैक कर दिया था और जर्मनी और इटली जो हैं ये भी बहुत ताकतवर थे। तो यही जो है ये सेकंड वर्ल्ड वार के दरमियान जो हैं एक्सिस पावर्स भी थे और एक दूसरे के ये इत्तेहादी भी थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द 1920th ईरा कॉल्ड। तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर और इंटरनेशनल हिस्ट्री के अंदर जो है या यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर जो है जो 1920 का जो डेकेड है 1920 से लेकर 1930 तक का जो दौर है उसको हिस्ट्री के अंदर क्या कहा जाता है। व्हाट वाज द 1920th ईरा कॉल्ड। इसका डेट इज़ कॉल्ड रोरिंग 20s। तो जो 1920s का ईरा है डेट इज़ कॉल्ड रोरिंग 20s।
और 1920s आल्सो नोन एज द रोरिंग ट्वेंटीज़ एंड एज द न्यू इरा। तो इसको न्यू इरा भी कहते हैं और रोरिंग ट्वेंटीज़ भी कहते हैं, वर सिमिलर टू द प्रोग्रेसिव इरा। और ये प्रोग्रेसिव इरा भी कहलाता है। यानी ये जो 1920 से लेकर 1930 तक के जो 10 साल का जो दौर है, इसको रोरिंग ट्वेंटीज़ भी कहा जाता है, इसको द न्यू इरा भी कहा जाता है, और ये 10 साल का इरा जो है इसको प्रोग्रेसिव इरा भी कहते हैं। तो इसके ये मुख्तलिफ नाम हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हाट वाज द 1930s इरा कॉल्ड। और 1930 का जो इरा है, जो डेकेड ऑफ 1930s है, 1930 से लेकर ऑनवर्ड का जो दौर है, उसको क्या कहते हैं? वो है द ग्रेट डिप्रेशन। आलमी जो मुआशियात उसके अंदर कसाद बाज़ारी का ये दौर है, जो कि 1929 से शुरू होता है और 1939 तक चलता है। तो व्हाट वाज द 1930s इरा कॉल्ड? द आंसर इज़ the Great Depression. The Great Depression was the worst economic downturn in the history of the industrialized world. तो सनती दुनिया के अंदर जो है ये इंतहाई जो है वो ख़तरनाक और ज़वाल का दौर था, और इसमें जो है वो कसाद बाज़ारी का दौर इसको कहा जाता है। ग्रेट डिप्रेशन का नाम इसको दिया जाता है, और ये लास्टिंग फ्राम द 1929। और ये जो ग्रेट डिप्रेशन है, ख़ासतौर पे अमेरिका जैसा मुल्क जो था इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। तो 1929 से शुरू होता है और 1939 को जो है ये दौर जाकर जो है अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इट बिगेन आफ्टर द स्टॉक मार्केट क्रैश ऑफ अक्टूबर 1929। तो ये जो 1920 के अंदर जो है जो स्टॉक मार्केट थी वो जो है क्रैश कर जाती है, और उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन का दौर जो है शुरू होता है, विच सेंट वॉल स्ट्रीट इनटू द पैनिक एंड वाइप्ड आउट मिलियंस ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो जब स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है तो वॉल स्ट्रीट ऑफ अमेरिका जो है, न्यूयॉर्क की जो वॉल स्ट्रीट है, तो वो जो है वो उसको बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान पहुंचता है। बहुत ज़्यादा मंदे का रुझान वहाँ पे होता है, और वहाँ पे जो बिज़नेस पर्सनस हैं वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इससे जो है एक बहुत बड़ा जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ये जो दौर है इसी हवाले से जो है इसको द ग्रेट डिप्रेशन इरा भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो व्हाट वाज द 1940s इरा कॉल्ड। तो 1940 का जो इरा है, जो 1940 से शुरू होकर आगे चलता है, तो इसको जो है इन 10 साल को क्या कहा जाता है? दिस डेकेड कॉमनली कॉल्ड द वार ईयर्स और वर्ल्ड वार सेकंड ईयर्स। तो ये जो दौर है, चूँकि इसमें वर्ल्ड वार सेकंड जो है वो हुई, और कमोबेश 39 से लेकर 45 तक का जो ईयर साल हैं वो दूसरी जंग अज़ीम की नज़र हो गए, इसलिए इनको जो है द वार ईयर्स भी कहा जाता है। यानी जो 1940s का इरा है उसको वार ईयर्स भी कहा जाता है, या इरा ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर द मेजर काजेस ऑफ द वर्ल्ड वार सेकंड। तो वर्ल्ड वार सेकंड जो है उसकी मेजर काजेस क्या थी, क्या हालात थे जिन्होंने दुनिया को जो है थोड़ी अरसे के बाद जो है जो रियासतें पहली जंग अज़ीम के अंदर बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी देख चुकी थी, और थोड़ी अरसे के बाद जो है वो दोबारा जो है वो एक बड़ी जंग के लिए तैयार हो गई। तो कौन से हालात थे जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम की राह जो थी वो हमवार की थी? तो उसमें नंबर 1 है द राइज़ ऑफ फाशिज़म। तो फाशिज़म जो है उसने जो है दूसरी जंग अज़ीम की राह हमवार की। फाशिज़म कहाँ पे आया? फाशिज़म इटली के अंदर आया, और इटली के अलावा जो है जो नाज़ीज़म जो था वो जर्मनी के अंदर जो है वो आया था, और जो कम्युनिज़म था वहाँ पे जो सोवियत यूनियन है वहाँ भी जो है एक कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप जो थी वो कायम हो चुकी थी। तो मुख्तलिफ़ रियासतों के अंदर जो है डिक्टेटरशिप, और डिक्टेटरशिप की जो मुख्तलिफ़ शक्लें थीं, जैसे जापान के अंदर जो है वो एक इम्पीरियलिस्ट गवर्नमेंट कायम हो गई थी। ये सारी गवर्नमेंट्स जो हैं, सोवियत यूनियन है, जर्मनी है, इटली है और जापान है, ये इम्पीरियलिस्ट कंट्री थे, और जो है वो इनकी डिक्टेटरशिप्स कायम थी। इन्हीं तमाम डिक्टेटरशिप्स ने जो है, चाहे उसको फाशिज़म का नाम दिया जाए, चाहे उसको नाज़ीज़म का नाम दिया जाए, चाहे उसको कम्युनिस्ट का नाम दिया जाए, चाहे उसको इम्पीरियलिस्ट का नाम दिया जाए, तो बेसिकली इनकी सोच और फिक्र एक ही थी। तो इस सिस्टम ने जो है
जो फासिज़म और उसकी जो मुख्तलिफ शक्लें थी, इन्होंने भी जो है सेकंड वर्ल्ड वार जो है उसकी राह हमवार की। नेक्स्ट है हार्श ट्रीटमेंट ऑफ जर्मनी बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। तो पहली जंग अज़ीम के ख़ात्मे के ऊपर जो है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो हुआ, जिसमें बरतानिया, फ्रांस जो है और जो फ़ातेह रियासतें थीं फ़र्स्ट वर्ल्ड वार की, और उन्होंने जो है वो जो फ़र्स्ट वर्ल्ड वार की जो शिकस्त खुर्दा रियासतें थी, जिसमें जर्मनी सरफ़हरिस्त था, उनके साथ जो है इंतहाई शर्मनाक जो था वो सलूक किया गया था, इंतहाई शेमफुल एक्ट किया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जर्मनी के अंदर जो है बगावत के जज्बात पैदा हुए, और जर्मनी ने सोच लिया था कि ये जो मेरी ज़िल्लत हुई है, ये जो मेरी शर्मिंदगी मुझे उठाना पड़ी है, इसका मैंने बदला लेना है। तो ये ट्रीटी जो है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है, ये आप यूँ समझ लें कि बाकी सारी जो काज़ेज़ हैं एक तरफ और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है ये एक तरफ। तो इस ट्रीटी के अंदर जो है जिस अंदाज से जर्मनी को जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, और जर्मनी के ऊपर जिस तरह ये मुआहदा ठोंसा गया, तो जर्मनी ने जो है या उसके जो बाकी पार्टनर्स थे उन्होंने इसका बदला लेने का फ़ैसला कर लिया था। इसलिए जो है जो काज़ीज़ ऑफ द वर्ल्ड वार सेकंड है, उसमें जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है उसको भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। दो पॉइंट हैं। पहला है हार्श ट्रीटमेंट ऑफ जर्मनी बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, दूसरा है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। तो एक तो था कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है उससे तो ज़ाहिर है बहुत सारी रियासतें मुतासर हुई, लेकिन जर्मनी के साथ जो है बड़ा सख्त सलूक किया गया था। तो इस वाले से दो अलग अलग पॉइंट इसमें दिए गए हैं, और ये सारे पॉइंट्स जो हैं ऑल ऑफ दीज जो हैं वो दे आर द काजेज़ ऑफ द मेजर काजेज़ ऑफ द वर्ल्ड वार सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं द मेन एक्सिस पावर्स ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड कंसीडर्ड ऑफ जर्मनी, इटली एंड जापान। तो जो एक्सिस पावर्स थी, यही जो पावर्स थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन अफेयर्स, फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जो है इनको सेंट्रल पावर्स कहा जाता था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर ये सेंट्रल पावर्स थी, जर्मनी और उसके इत्तेहादी सेंट्रल पावर्स कहलाते थे, और सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर जो है जर्मनी और उसके इत्तेहादी जो हैं उनके लिए एक्सिस पावर्स की टर्म इस्तेमाल की गई, जबकि बरतानिया और उसके जो इत्तेहादी थे वो अलाइड पावर्स जो थे वो कहलाते थे। अब एक्सिस पावर्स के अंदर जो है कौन कौन सी रियासतें शामिल हैं? नंबर 1 जर्मनी है, नंबर 2 इटली है, और नंबर 3 जो है वो जापान है। तो ये 3 पावर जो हैं और इनके जो इत्तेहादी थे वो एक्सिस पावर्स के नाम से जाने जाते थे। ये एक इत्तेहाद था जो एक्सिस पावर्स कहलाता था। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है द कमांडर जनरल ऑफ इटली ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड वाज बेनिटो मुसोलिनी। जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको कि ये जो इंपीरियलिस्ट कंट्री थे जहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, जैसे जर्मनी के अंदर हिटलर की थी और इटली में मुसोलिनी थी और सोवियत यूनियन के अंदर जो है स्टालिन था, तो ये जो थे ये डिक्टेटर भी थे और अपनी अपनी फ़ौज के चीफ कमांडर भी थे। तो मुसोलिनी जो है ही वाज द हेड ऑफ़ द स्टेट, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इटली, और इसके साथ साथ जो है ही वाज द चीफ कमांडर ऑफ द मिलिट्री। तो तमाम जो पावर्स थी वो एक ही शख्स के पास थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर जो है जो मुसोलिनी है वो क्या था? कमांडर जनरल ऑफ द इटालियन आर्मी, वो इटालियन आर्मी का कमांडर जनरल भी था। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इटली वाज द फर्स्ट एक्सिस पावर टू सरेंडर इन द वर्ल्ड वार सेकंड। इटली वाज अब इटली जो है जब जंग शुरू हो गई और उसके बाद जो एक्सिस पावर्स थी उनको बारी बारी जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले जो है जिस एक्सिस पावर ने सरेंडर किया वो इटली था। इटली वाज द फर्स्ट एक्सिस पावर द सरेंडर इन द वर्ल्ड वार सेकंड। वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर जिन रियासतों ने सरेंडर किया एक्सिस पावर में से, उसमें इटली जो है वो सबसे पहले आया। इटली वाज द फर्स्ट एक्सिस पार्टनर टू गिव अप, इट सरेंडर्ड टू द एलिज ऑन सितंबर 8, 1943। तो 8 सितंबर 1943 को जो है इटली ने इत्तेहादी रियासतों के सामने जो है यानी अलाइड पावर्स के सामने जो है, जिसमें बरतानिया, फ्रांस शामिल हैं और अमेरिका शामिल था, सोवियत यूनियन भी जो है वो दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जो है वो इत्तेहादी रियासतों में शामिल था। तो उनके सामने इटली ने जो है वो 1943 को जो है वो सरेंडर कर दिया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
जापान सरेंडर्ड इन वर्ल्ड वार सेकंड। जापान जो है जो कि बहुत बड़ी ताकत थी, और जापान ने जो है वो अमेरिका को बंदरगाह के ऊपर जो है बरह रास्त जो है था वो अटैक कर दिया था। तो लेकिन हुआ क्या कि जब अमेरिका जो है उसने रिटेलिएट किया, उसने उसका जवाबी कार्रवाई की, तो अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई जो है वो हल्की फुल्की नहीं की थी, बल्कि अगस्त तो अमेरिका जो है उसने क्या किया, अगस्त 6 को जो है जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर जो है एटम बम की मदद से अटैक कर दिया था। अटामिक अटैक किया, न्यूक्लियर अटैक किया, और 6 अगस्त को किया। और उसके सिर्फ 3 दिन बाद जो है 9 अगस्त को जो है अमेरिका जो है उसने जापान के दूसरे शहर नागासाकी के ऊपर अटैक कर दिया। और नागासाकी का जो अटैक हुआ ज़ाहिर है एटॉमिक अटैक था, दुनिया में फ़र्स्ट टाइम जो है एटॉमिक बम का इस्तेमाल किया गया था, और इसके जो ख़तरात थे, इसके जो तबाही और बर्बादी का जो लेवल था, दुनिया से वाकिफ़ नहीं थी। तो इसके साथ ही जो है अमेरिका ने जो है ये भी जो है बात कह दी, बयान दे दिया कि ख़तरा लाक हो गया कि अमेरिका जापान के ऊपर एक तीसरा जो है वो एटॉमिक अटैक भी करने वाला है। तो नतीजा क्या निकला कि इससे पहले अब जापान जो था उसकी में सकत नहीं रही थी कि वो इस जंग को जारी रखे, क्योंकि उसने 2 एटॉमिक बम का सामना किया था। 2 एटॉमिक अटैक, दुनिया में पहली दफ़ा जो है अमेरिका ने जो है एटम बम का इस्तेमाल किया और जापान के ख़िलाफ़ किया। तो ये जो अमेरिका जो है दुनिया को जो है वो जंग की तबाहकारियों से बचाने के लिए प्रेशराइज़ करता है कि आप एटॉमिक वेपन्स ना बनाएं। तो एटॉमिक वेपन्स बनाना और उनको चलाना जो है अगर गैर ज़िम्मेदारी में आता है तो इसमें अमेरिका जो है वो सर फहरिस्त है। दुनिया में सबसे पहले अमेरिका ने एटॉमिक वेपन्स बनाए और सबसे पहले इस्तेमाल भी अमेरिका ने किए हैं। तो इस हवाले से जो है आप देख सकते हैं कि अमेरिकन बिहेवियर जो क्या है, लेकिन वो जो पंजाबी में कहते हैं कि डाडे दा सत्तीवीं सौ होता है। तो चूँकि वो ताकतवर है, लिहाजा जो वो मुनासिब समझता है वो कर लेता है। अब हुआ क्या कि अमेरिका के अटैक्स के बाद जो है जापान ने फैसला किया कि वो इसको सरेंडर कर देना चाहिए, और उसने क्या किया कि 15 अगस्त को, यानी 2 अटैक बर्दाश्त करने के बाद 15 अगस्त को जो है अमेरिका ने जो जापान है उसने सरेंडर करने का अनाउंस किया। और फिर सितंबर 2 को जो है, सितंबर 2 1945 को जो है उसने बाकायदा तौर पे सरेंडर कर दिया। उसने मुआहदे के ऊपर साइन कर दिए, अपनी शिकस्त जो थी उसमें तस्लीम कर ली गई। तो पहले इटली ने सरेंडर किया, और फिर अमेरिका के एटॉमिक वेपन्स के इस्तेमाल के बाद जो है जापान जो था वो दूसरा मुल्क था जिसने सरेंडर किया। अब नेक्स्ट है जर्मनी सरेंडर्ड इन वर्ल्ड वार सेकंड ऑन मई 7 1945। और फिर जर्मनी जो था उसने भी जो है वो सरेंडर कर दिया था, उसको भी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था। और जर्मनी जो है उसने भी जो था वो मई 7 1947 को जो था वो सरेंडर कर दिया। तीनों जो एक्सिस पावर्स थी, इटली, जर्मनी और जापान, इन्होंने एक के बाद दूसरे जो है सरेंडर कर दिया, और इस तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इस तरह इनके सरेंडर करने के बाद जो है जंग अपने इख्तिताम को पहुंची और इत्तेहादी जो हैं वो फातह करार पाए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ वर ए पार्ट ऑफ द एक्सिस पावर्स एक्सेप्ट। तो ये जो लिस्ट दी गई है जिसमें जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूएसएसआर है। तो सवाल ये है कि ये तमाम मुल्क जो हैं वो एक्सिस पावर्स हैं मासवाए रशिया के। रशिया जो है वो अलाइड पावर्स में शामिल था, बाकी जर्मनी, इटली, जापान ये एक्सिस पावर में शामिल थे। तो यूएसएसआर जो है ये अलाइड पावर्स में इत्तेहादी रियासतों में शामिल था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द सोवियत इक्वलेंट टू नेटो वाज। तो अमेरिका जो है जब जंग ख़त्म हुई तो अमेरिका ने क्या किया कि 1949 को जो है 1949 को अमेरिका ने नेटो की बुनियाद रखी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो कि एक मिलिट्री अलाइंस था और डिफेंसिव अलाइंस था, फौजी दफाई नौइयत का था। और फिर उसको लेवल करने के लिए और उसका मुकाबला करने के लिए 1955 को जो है सोवियत यूनियन जो है उसने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर जो है वारसा पैक्ट जो थी बुनियाद रखी। तो वारसा पैक्ट जो है वो बेसिकली नेटो के रिएक्शन में जो है वो कायम हुआ था। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
The draft of the establishment of UNO was signed on June 26, 1945 in San Francisco. तो जब जंग ख़त्म हो गई, जो महवरी ताकतें थीं, जो एक्सिस पावर्स थी, ने शिकस्त तस्लीम कर ली, तो उसके बाद जो जंग के दौरान ही जो है, देखें दुनिया में जब जंगें लड़ी जाती हैं तो उसमें क्या होता है कि एक तरफ जंग लड़ी जा रही होती है, दूसरी तरफ जो है वो अमन कायम करने के लिए डिप्लोमेटिक टूल्स भी इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। तो एक तरफ जंग लड़ी जा रही थी, दूसरी तरफ जो है वो ये भी कोशिश की जा रही थी कि अमन कैसे कायम हो, और उसके लिए यूएनओ के क़याम के लिए भी बाकायदा तौर पे जंग के दौरान ही कोशिशें जारी थी। तो जैसे ही जंग ख़त्म हुई और उसके फ़ौरन बाद जो है यूएनओ के क़याम का ऐलान कर दिया गया, और सबसे पहले जो है जून 26, 1945 को जो है सान फ्रांसिस्को के अंदर जो है यूएनओ के क़याम के लिए एक जो है वो ट्रीटी जो था वो साइन हुआ था, सान फ्रांसिस्को, जून 26, 1945 को। अब नेक्स्ट क्या है, द सिक्स्थ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ वाज बतरुस गाली एंड ही वाज फ्राम इजिप्ट। तो यूएनओ के हवाले से चूँकि बात हो रही है, तो बतरुस गाली जो हैं, ही वाज द सिक्स्थ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ एंड ही वाज फ्राम इजिप्ट। तो उसका ताल्लुक जो है वो इजिप्ट के साथ था। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन ऑफ द यूएनओ इज कंसीडर्ड एज द वर्ल्ड एग्जेक्टिव। तो उसमें यानी यूएनओ के जो 6 बेसिक ऑर्गन्स हैं, उसमें से कौन सा ऑर्गन जो है उसको वर्ल्ड एग्जेक्टिव का दर्जा दिया जाता है, तो वो है सिक्योरिटी काउंसिल। द सिक्योरिटी काउंसिल which is the second basic organ of the UNO is considered as the world executive, and General Assembly, which is the first basic organ of the UNO, is considered as the world parliament, and the Secretary General of the UNO, which is the head of the UNO, is considered as the world president। तो एक फ़िलासफ़ी है जिसमें कहा जाता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो कहते हैं कि जो सेक्रेटरी जनरल है वो वर्ल्ड प्रेसिडेंट होगा या वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, और यूएनओ के दायरे जो हैं वो उसके मुख्तलिफ आर्गन्स का काम करेंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। इस वीडियो के ऊपर जो है आपका कीमती फीडबैक हमें जो है वो हमें उसका इंतज़ार रहेगा। आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।